Good morning, students. Can you all hear me now? Can you see my screen as well? Until yesterday, we studied about the methods and we were on average rate of return method. And we were about to discuss the formula of this method. हमने इससे पहले PVP कंप्लीट कर लिया था, उसकी लिमिटेशंस, डिसएडवांटेजेस, जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सब हमने स्टडी कर लिया था और ARR का भी हमने फीचर्स एंड एवरीथिंग स्टडी कर लिया था। अब हम सिर्फ उसको फॉर्मूला में कैलकुलेट करके और एक दो हम रिलेशंस भी देखेंगे कि कैसे हम इसको कर सकते हैं कैलकुलेट। ARR का फॉर्मूला ये है, एवरेज इनकम आफ्टर। आई होप सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है और मेरी स्क्रीन भी दिख रही है सभी को। Give me confirmation that you are receiving it. You are getting my voice also clear. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So ARR's formula is this. ARR में हम लोग सभी को जो भी फॉर्मूला में पुट करेंगे, दो all values will be average values, average of everything. So if we are putting average income, तो whatever incomes in total we have received, सभी incomes in every year, उनका हम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करके एवरेज निकालेंगे। आई होप एवरेज सबको निकालना आता है। फॉर एग्जांपल देयर आर 10 कैश इनफ्लोज या 10 एनुअल इनकम्स है हमारे पास, तो उन टोटल के एनुअल इनकम्स को हम टोटल करेंगे डिवाइडेड बाय जितने ईयर्स हैं वो डिवाइडेड बाय 10 है 5 है व्हाटएवर, उनको हम उससे डिवाइड करके वो एवरेज निकलेगा। तो एवरेज इनकम लेंगे हम, टोटल इनकम नहीं ले रहे हैं हम, टोटल इनकम को डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स ले रहे हैं, वो हम इसमें पुट करेंगे फॉर्मूला में। डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट होगा तो वो भी एवरेज ही है, तो इन्वेस्टमेंट भी जो हमने किया है और वो कितने सालों के लिए किया है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करके हम वो एवरेज करके निकाल सकते हैं। So you can see एवरेज इनकम निकालने का फॉर्मूला भी मैंने नीचे दे दिया और एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने का फॉर्मूला भी मैंने नीचे दे दिया। ये दोनों वैल्यूज इन दोनों फॉर्मूले से निकाल के हम ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे। और क्योंकि हम रेट ऑफ रिटर्न निकाल रहे हैं, वी वुड वांट अ रेट व्हिच ऑलवेज कम्स इन परसेंटेज फॉर्म, तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई भी इस फर्स्ट फॉर्मूले में हम इसलिए कर देंगे सो दैट वी कैन गेट द वैल्यू इन परसेंटेज। अगर हम ये समझ रहे हैं कि जो किसी प्रोजेक्ट्स पे हमको स्क्रैप वैल्यू भी मिल रहा था,
स्क्रैप वैल्यू भी मिला था। स्क्रैप वैल्यू के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, ठीक है। दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ ARR, यू कैन रिमेंबर एंड क्रैम दिस ऑल्सो, एंड यू कैन पुट दिस वैल्यूज, जो भी आप इमेजिनरी वैल्यूज है वो इस फॉर्मूले में रखकर भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ इफ वी विल टेक एन इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल, जैसे कि ARR में ये 2 प्रोजेक्ट्स हमने ले लिए फॉर एग्जाम्पल, हम ARR में जो भी प्रोजेक्ट्स का टेन्योर है वो कोशिश करिए आपकी सेम ही रखिए दोनों प्रोजेक्ट्स में। जैसे प्रोजेक्ट ए हमने रखा या मशीनरी ए रखा जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट दिया, और प्रोजेक्ट बी हमने जिसमें इन्वेस्टमेंट दिया, टोटल जो है इन्वेस्टमेंट अलग अलग है। प्रोजेक्ट ए में 4,000 का किया या प्रोजेक्ट बी में 5,000 का किया। इसको आप 4,000 करोड़ दिखाना चाहते हैं, 4,000 लाख दिखाना चाहते हैं, 5,000 करोड़ दिखाना चाहते हैं, वट एवर फिगर यू वांट, इमेजिनरी आप ले सकते हैं। मैंने इसमें 4,000 5,000 लेके लाइफ एक्सपेक्टेंसी दोनों प्रोजेक्ट की 4-4 साल रखी है, यानी कि मैं एक प्रोजेक्ट में 4,000 रुपये लगा रही हूँ, दूसरे प्रोजेक्ट में 5,000 रुपीज अगर हम लगा रहे हैं, मशीनरी है या कोई भी प्रोजेक्ट है, ओके, या कोई लैंड भी है, और उनकी एक्सपेक्टेंसी जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि प्रोजेक्ट 4 साल चलेगा, यानी कि अगर मशीनरी है तो मशीनरी 4 साल के बाद खराब हो जाएगी। 4 साल की उसकी लाइफ है, 4 साल ही वो अपना जो उससे हम काम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो करेगी, उसके बाद नहीं। तो दोनों ही प्रोजेक्ट में वो 4 ईयर्स है, और जो हमको इनकम अब जनरेट हो रहा है वो 2,1500। इस फॉर्मूले में हमें सारे साल की एनुअल जो भी हमें इनकम हो रही है वो सब कुछ हम कंसिडर करेंगे। प्लीज़ रिमेंबर, हम सब कुछ कंसिडर करेंगे, और इनकम जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो आफ्टर डेप्रिसिएशन, यानी कि हम रियल इनकम कंसिडर कर रहे हैं। जो हमारा डेप्रिशिएट हो रही है मशीनरी, थोड़ी बहुत वेयर एंड टियर हो रहा है, उसको भी हम लेस करें। अगर कुछ हमारा टैक्स का खर्चा है उसके उस प्रोजेक्ट में, उसको भी हम लेस करें, क्योंकि टैक्सेस पेड टू द गवर्नमेंट, दैट एक्चुअली इज नॉट, that amount is not being, it is received by the business but it is not there in the business, it is somehow going out to the government, तो हम वो भी कंसिडर करना कि हम वो अमाउंट भी लेस कर देंगे। तो जो भी ये 2,000 1500 या जो भी फिगर्स हमने नीचे लिए हैं, वी आर अंडरस्टैंडिंग एंड वी नो दैट दिस इनकम इज आफ्टर डेप्रिसिएशन, यानी कि कुछ मशीनरी का जो वेयर एंड टियर लॉस होता है कॉस्ट का, वो भी हमने लेस कर दिया, समझ के कि एग्जैक्ट वैल्यू आज के टाइम में जो मशीनरी की है वो ले रहे हैं हम डेप्रिसिएशन के बाद, और टैक्स भी हमने डिडक्ट कर दिया। तो ये हमारी एक्चुअल इनकम ही है एक तरीके से। लेकिन इस फॉर्मूले में क्योंकि हमें एवरेज निकालना है तो हम सारे ही ईयर्स की इनकम को कंसिडर करेंगे। पिछला वाला जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था पीवीपी, उसमें हम जहां तक भी हमारा पीरियड पे बैक दे रहा था बस हम वहीं तक कैलकुलेट कर रहे थे, उसके आगे की इन्वेस्टमेंट से हमें कोई लेना देना नहीं था। बट हियर वी विल कंसिडर इन ARR, विल कंसिडर ऑल द इन्वेस्टमेंट्स व्हाटएवर वी रिसीविंग रिस्पेक्टिव ऑल द ईयर्स वी आर अर्निंग फॉर एनी प्रोजेक्ट, और उस पर्टिकुलर इनकम का हम एवरेज निकालते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूले में वैल्यू एवरेज का पुट करना है। जैसे मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया, एवरेज इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। टोटल एवरेज इनकम हमें ले लेना है कितना है, और एवरेज इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर देना है, इनटू में 100 से कर देना है। जो मैं आपको ये वैल्यूज और ये सब पुट करके बता रही हूँ, ये फॉर्मूला मैं आपको इतना जो देखने से इजी लग रहा है, व्हेन यू विल स्टार्ट पुटिंग इट और राइटिंग इट इन द एग्जाम्स, you might not remember this, so I would ask you guys to have a practice of these formulas, और या असाइनमेंट्स आप करेंगे तो उसमें भी आप उसको ध्यान से लिखिएगा फॉर्मूले को, नॉट जस्ट कॉपिंग बट अंडरस्टैंडिंग एंड देन राइटिंग इट, सो दैट यू कैन रिमेंबर इट इन योर एग्जाम्स ऑल्सो। ये बहुत ही बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, बट जब आप करने बैठेंगे तो आपको फिर भी थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है कि कैसे हो जाए। इन्वेस्टमेंट जब भी हम एवरेज ले रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड वी हैव टू डिवाइड बाय 2। जितनी भी इन्वेस्टमेंट करी है उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे हम। टोटल रिटर्न्स जो हमारी हैं उसका एवरेज हम जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स हैं उससे एवरेज हम निकालेंगे। मैं 4 साल का लिया था यहाँ पे, तो 6,000 डिवाइडेड बाय 4 कर लेंगे। प्रोजेक्ट बी में हम 9,000 डिवाइडेड बाय 4 कर लेंगे, वो एवरेज इन्वेस्टमेंट आएगा अलग अलग प्रोजेक्ट का। लेकिन हमने यहाँ पे 4,000 और 5,000 जो इन्वेस्टमेंट किया था वो हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो एवरेज आ जाएगा 2,000, यानी कि 1,500 डिवाइडेड बाय 2,000 इंटू 100 इज इक्वल टू 75%। जो प्रोजेक्ट ए है वो 75% हमको रिटर्न दे रहा है, ये वाला 4,000 4 साल। अब 5,000 4 साल वाला हमको क्या दे रहा है, इसी पे हम वैल्यू अगर रख रहे हैं तो हमको 90% दे रहा है, 9,000, क्योंकि उसमें रिटर्न्स हमें ज्यादा मिल रहे थे। 5,000 लगा कर हमको 9,000 रिटर्न मिल रहा था।
9,000 रिटर्न हमको 4 ईयर्स में मिला, ऑन एन एवरेज 2250 हर ईयर में मिल गया। 9,000 डिवाइडेड बाय 4 कर लिया हमने, तो एवरेज इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन हो गया 2250 डिवाइडेड बाय एवरेज इनकम। हमको एवरेज इन्वेस्टमेंट हमको करना है, तो इन्वेस्टमेंट हमने लगाई थी 5000, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2500 आ गया। अब 2250 डिवाइडेड बाय 2500 अगर हम कर रहे हैं और इनटू 100 करके हम उसका परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो 90% प्रॉफिट हुआ हमें बी में। प्रॉफिट इन द सेंस 90% रेट ऑफ रिटर्न है हमारा प्रोजेक्ट बी से, और ए से है 75%। तो कौन सा प्रोजेक्ट बेटर हुआ? जिसका हायर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है, जिससे हमें हायर रिटर्न्स मिल रहे हैं, वो प्रोजेक्ट इज बेटर। सो इफ वी हैव गॉट 2 ऑप्शंस, वी कैन चूज दैट। नाउ हमने स्क्रैप वैल्यू का जो फॉर्मूला पढ़ा था, स्क्रैप वैल्यू का, स्क्रैप वैल्यू अगर हमें किसी प्रोजेक्ट में मिल रहा है, यानी कि हमने कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया और 5 साल का था, मशीनरी थी, 5 ईयर्स के बाद वो अपना काम नहीं करेगी, कुछ लाइफ एक्सपेक्टेंसी 5 ईयर्स थी, लेकिन उसके बाद अगर हम किसी उस पर्टिकुलर मशीनरी को या जो भी हमने इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में किया था, वो हमें कुछ स्क्रैप वैल्यू भी एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ दे रहा है, तो हम उस स्क्रैप वैल्यू को भी अगर कंसिडर करते हैं, तो कौन सा प्रोजेक्ट को हमें चूज करना है, प्रोजेक्ट ए को या प्रोजेक्ट बी को। देन वी कैन जस्ट सी कि प्रोजेक्ट ए में हमने दोनों प्रोजेक्ट्स में 5,000 भी ले सकते हैं, 50,000 यहाँ पर लिया है हमने। स्क्रैप वैल्यू हमारा 3 और 7 है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी दोनों ही प्रोजेक्ट में 5-5 साल है। ARR में लाइफ जो एक्सपेक्टेंसी है वो दोनों प्रोजेक्ट की सेम दिखाइएगा प्लीज। जब आप एग्जाम्पल लेंगे तो ARR में दोनों की प्रोजेक्ट्स की, या 3 प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं, जो भी कंपेरिजन आप 4 प्रोजेक्ट्स का भी कर रहे हैं अगर, तो प्लीज़ आप उसको जो भी मतलब आपका एक्सपेक्टेंसी है वो 5 ईयर्स या 3 ईयर्स जो भी ले रहे हैं वो दोनों में सेम दिखा दीजिएगा। स्क्रैप वैल्यू हम डिफरेंट ले सकते हैं, इवन हम प्रोजेक्ट वैल्यू, प्रोजेक्ट का जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो भी डिफरेंट ले सकते हैं, लेकिन हमने इसमें दोनों में 50-50 हज़ार करके लिया है। नाउ यू कैन कैलकुलेट कि 50,000 इन्वेस्टमेंट करने से 5 साल के लिए हमें प्रोजेक्ट में 51,000 दे रहा है, और प्रोजेक्ट बी से हमें 53,000 मिला है। तो अगर हम स्क्रैप वैल्यू को कंसिडर नहीं करते, तो सीधे सीधे प्रोजेक्ट बी हमको दिखता है कि इट इज़ बेटर बिकॉज इट हैज़ जनरेटेड मोर इनकम इन 5 ईयर्स। 2,000 रुपये प्रोजेक्ट बी में हमें ज़्यादा मिल रहा है प्रोजेक्ट ए से, राइट। बट लाइफ और एक्सपेक्टेंसी तो हमने सेम ही रखा है, बट स्क्रैप वैल्यू को अगर हम कंसिडर करने लग जाएं तो हमें प्रोजेक्ट ए बेटर दिख रहा है इसमें, क्योंकि एट द एंड जाते जाते भी प्रोजेक्ट ए ने हमको 7,000 और एडिशन दे दिया, तो हम 51 में और 7 और ऐड करेंगे, तो हमारा टोटल इनकम वुड बी 58 फ्रॉम प्रोजेक्ट ए। बट प्रोजेक्ट बी में हम देखेंगे तो इनकम तो 53 थी ज़्यादा, लेकिन स्क्रैप वैल्यू सिर्फ 3,000 रहा, तो ये 56 पर आ जाएगा। सो इन दैट मैनर प्रोजेक्ट ए इज बेटर। ओके, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आप देख लीजिए ऑफ ARR। सिंपल है ये भी, जैसे पीवीपी एक फॉर्मूला हमको दिया हुआ है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन इनटू 100 करके हमने वो कर देना, इजी टू अंडरस्टैंड है। These are all advantages of this formula. It is also based on the accounting information readily available. हम जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी अपना बेनिफिट या प्रॉफिट हो रहा है उस प्रोजेक्ट से, जो हम अकाउंट्स में एंटर करते हैं वैल्यू के, इस प्रोजेक्ट से हमको ये प्रॉफिट हुआ इस रिस्पेक्टिव ईयर में, हम वही वैल्यू को कंसिडर करते हैं while calculating the rate of return। तो जो हमने यहाँ पर अभी इलस्ट्रेशन ऊपर लिया या कोई प्रॉब्लम ऊपर लिया और उस एग्जाम्पल फाइनेंशियल टर्म्स में, और उसको हमने दिखाया, तो उसमें जो भी इन्वेस्टमेंट्स आ रही थी वो सारी इन्वेस्टमेंट्स अभी तो हमने इमेजनरी ले ली हैं, बट वाइल यू विल बी इन द बिजनेस, तब कहाँ से लेंगे वो, हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो होगी वहाँ से हम डिराइव करेंगे वो डेटा। हमने फाइनेंस वाले से डेटा लिया कि ठीक है हमें इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का आप एनुअल ईयर वाइज हमको प्रॉफिट दे दो, एंड देन ARR एंड एवरीथिंग विल बी कैलकुलेटेड, या this particular thing will be calculated by the accounts person itself। तो फाइनेंस मैनेजर वुड बी नोइंग, एंड वो ही डेटा कहाँ से लेगा, वो अपने ही अकाउंट्स से एक्सट्रैक्ट करके, या जो भी सॉफ्टवेयर्स में अवेलेबल होते हैं वो डेटा वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके वो ये तब कैलकुलेट करेंगे। इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रॉफिट का मतलब ये हो गया, अकाउंटिंग प्रॉफिट का मतलब हुआ कि जो भी कुछ हमने प्रॉफिट वहाँ पर कंसीडर करा है। एट टाइम्स ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रॉफिट्स ऑर्गेनाइजेशन को होता है, बट दे डू नॉट फैक्टर इट एंड दे डू नॉट शो इट इन देयर अकाउंट्स।
तो वो कंसिडर नहीं करना हमको, हमें सिर्फ जो अकाउंट्स में प्रॉफिट्स हमने दिखाए हैं वही करना है। मैम वॉइस क्यों आ रही है? वॉइस कम आ रही है? अभी क्लियर है राहुल? क्लियर नहीं आ रही मैम। क्लियर नहीं आ रही है? अभी ठीक आ रही है करम? यस मैम। चलिए ठीक है, थैंक यू बताने के लिए मुझे। तो मैं एडवांटेजेस बता रही हूँ ARR की जो मेथड है करणवीर, उसमें ये ही है कि इजी टू कैलकुलेट है, सिंपल टू कैलकुलेट है, इजी टू अंडरस्टैंड भी है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो भी हमारा इंफॉर्मेशन अकाउंट्स में अवेलेबल है, हमारा डेटा अकाउंट्स में जो अवेलेबल है, यानी कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट शायद टेली में जो भी एंट्रीज करता होगा या जो भी वो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जिसमें हम सारे अकाउंट्स अपने मेंटेन कर रहे हैं डिजिटली, वहाँ से डेटा हम एक्सपोर्ट करके ये हम यानी एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंस देता है प्रॉफिटेबिलिटी को भी। पिछला वाला जो फॉर्मूला 1 घंटा रोक लूंगा फिर यहाँ पे वो जो क्या ना, मैं इसी का भिजवा दूंगा। ओके, एंड दिस इज आल्सो कंसीडरिंग प्रॉफिटेबिलिटी। और प्रॉफिट कौन सा लेते हैं हम? प्रॉफिट भी वही लेते हैं जो हमारा अकाउंट्स में अवेलेबल है। और क्योंकि हमें एवरेज निकालना है, हमें एवरेज इनकम निकालनी होती है इस फॉर्मूले में डालने के लिए, तो हमें सारे ही ईयर्स की इनकम को कंसिडर करना पड़ता है। सारे इनकम को हम टोटल करते हैं, फिर उसको नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड करते हैं ताकि एवरेज आए। तो ये फॉर्मूला हर साल के कैश इनफ्लोज को कंसिडर करता है प्रोजेक्ट। ऐसा नहीं कि शुरू के 2 साल का ले लिया, या जैसे पीवीपी में पिछले वाले मेथड में था कि जहां तक का हमने वापस मिला पैसा बस वहीं तक का हमने इन्वेस्टमेंट देखा या कैश इनफ्लो देखा है, आगे का नहीं देखते थे। इसमें हमें सारे साल का कैश इनफ्लोज देखते हैं हम प्रोजेक्ट का, उसका प्रोजेक्ट का अच्छा है या नहीं है कैलकुलेट करने के लिए। तो ये भी एक इसका एडवांटेज है। और ये वाला मेथड हम हेल्पफुल रहता है हमारे लिए अगर हमारे पास 2 प्रोजेक्ट्स हैं या 3 प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं हम उनको कंपेयर करके उसका रैंकिंग कर सकते हैं। जो भी हमें बेटर ARR दे रहा है, बेटर रेट ऑफ रिटर्न दे रहा है, हम उसको चूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस इस पर्टिकुलर फॉर्मूले की हैं कि इट इग्नोर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। हम इसमें भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अज्यूमिंग दैट एवरीबॉडी नोज व्हाट टाइम वैल्यू इज, दैट मनी का वैल्यू चेंज होता है ओवर द डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम, या कुछ साल के बाद टाइम के हिसाब से वैल्यू ऑफ मनी थोड़ा बहुत कम जरूर हो जाता है। तो वो हम इसमें कंसिडर नहीं करते। अगर कुछ वैल्यू कम भी हो रहा है तो वी कंसिडर ठीक है, आज हमें जो 20,000 मिला, 5 साल बाद जो 20,000 मिलेगा वो बराबर समझ रहे हैं हम इस फॉर्मूले में एवरेज निकालते टाइम, एंड हम उसका टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं ले रहे हैं। अब आगे जो हम नॉर्डन टेक्निक्स पढ़ेंगे उसमें हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करने वाले हैं, और हम जितना भी एक रेट से हम समझेंगे कि टाइम के हिसाब से वैल्यू का मनी कम हो रहा है या उसका वैल्यू कम हो रहा है पैसे का, हम उतना डिस्काउंट करके उसका हम वो फिगर लेंगे, ना कि हम एक्चुअल फिगर लेंगे जो होगा। तो दोज वुड बी मोर एडवांटेजेस। ये मेथड का ये डिसएडवांटेज है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये नहीं लेता है। कैश इनफ्लोज ऑफ ऑल द इयर्स आर गिवन, इसी वजह से क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं ले रहे हैं, तो सारे साल का जो भी कैश इनफ्लोज आ रहा है उन सबको बराबर इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हैं हम इसमें। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, इक्वल इंपॉर्टेंस हमें नहीं देनी चाहिए। जो बाद में लेटर ईयर्स में हमको इन्वेस्टमेंट का जो बेनिफिट हो रहा है, वो बेनिफिट का वैल्यू कम है जो इनिशियल ईयर्स में आया उससे, तो हमें इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए। ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करता है रादर देन कैश इनफ्लो। यानी कि अगर कोई एक आज ऐसा इनफ्लो हुआ जो कि हमने सोचा कि हम नहीं अकाउंट्स में दिखाते अपना प्रॉफिट को बहुत ज़्यादा कम, थोड़ा कम करने के लिए, और हम उसको फैक्टर नहीं करते क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम कैश के एंट्रीज को छुपा पाते हैं क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। तो अगर हमने वो एंट्री अकाउंट्स में अपना कंसिडर नहीं करा, बिजनेस ये डिसाइड करता है कि ये जो है कैश हम बिजनेस में नहीं दिखाते या अपना ब्लैक मनी में कंसिडर करते हैं वो, या उसको अकाउंट्स में नहीं डालते, तो वो सारी कैश इनफ्लोज को नहीं ले रहा है, वो सिर्फ अकाउंट्स में जो इन्फॉर्मेशन है उसी को यूज करता है। ये भी किसका डिसएडवांटेज हो जाता है। This method is not suitable for comparing projects with different duration of life में। जैसे मैं अभी आपको बता रही थी, जब हम फॉर्मूला ले रहे थे, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर रहे थे, तो मैं आपको कह रही थी कि दोनों प्रोजेक्ट्स में आप जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो सेम रखिएगा, ये तो फिगर ठीक नहीं आएगा। वो इसलिए क्योंकि अगर दो प्रोजेक्ट्स, अगर एक प्रोजेक्ट की लाइफ 5 साल है, दूसरे प्रोजेक्ट की लाइफ 10 साल है या 15 साल है,
तो हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हम उन्हीं प्रोजेक्ट्स को कंपैरिजन ARR के मेथड से कर सकते हैं जिनका ड्यूरेशन सेम है। तो आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट चेंज कर सकते हैं दोनों प्रोजेक्ट्स का जो आप कंपैरिजन दिखा रहे हैं, बट वी विल हैव टू choose the same duration of the life for all the projects when we are choosing it. ठीक है, so these two, payback period method and this particular ARR method would be are closed now, and this is the modern technique for the modern methods or the discounted cash flow methods. ये तीन हैं, हम तीन इसमें पढ़ेंगे। अच्छा guys, I have to give you one information. हमारे पास अभी एक न्यूज़ मैम आए हैं, अभिलाषा मैम। ओके, तो आपका जो वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो सब्जेक्ट था जो मैं ले रही हूँ अभी, आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सब्जेक्ट, वो आपका अब से अभिलाषा मैम लेंगी इस वीक से। तो जो भी हम टॉपिक्स कवर कर चुके हैं एंड एवरीथिंग, वो अब आगे से फर्दर जो लेक्चर्स भी बच गए हैं, जो भी टॉपिक्स आपके बच गए हैं, वो अभिलाषा मैम इस वीक से आपके लेंगे। थर्सडे एंड फ्राइडे जो आपकी 2 दिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की क्लास होती है इस टाइम, और 2 क्लास आपकी होती हैं, 2 दूसरे सेशन की होती हैं, तो वो दोनों कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की क्लास जो है वो अभिलाषा मैम ले लेंगे। तो मैं उनको आज ये सब कुछ बता दूंगी, जो भी हम लोगों ने लेक्चर्स कवर कर लिए हैं, जो भी टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं, और जो भी मैंने अभी तक क्लासेस ली हैं उनकी मैंने अपलोड कर दी हैं यूट्यूब पे। कुछ बच्चों ने तो चैनल मेरा सब्सक्राइब करा भी है, मैंने देख लिया है ऑलरेडी, बट जिन्होंने नहीं करा है प्लीज वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट व्हेनेवर आई एम अपलोडिंग ईदर ऑफ दी जो भी हमारी रिकॉर्डेड वीडियो है मैं वो वहीं पर अपलोड करूंगी, तो आपको पता चल जाए कि कब मैंने कौन सी वीडियो अपलोड करी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के भी आपको वहाँ पर सारे मिल जाएंगे ऑलरेडी, जो हम अब तक कंडक्ट कर चुके हैं लास्ट वीक तक, जो हमने थर्सडे फ्राइडे किया। और उसके अलावा जो इकोनॉमिक्स तो हमारा चल ही रहा है, तो इकोनॉमिक्स के जो भी लेक्चर्स मैं ले रही हूँ ये सारे भी रिकॉर्डिंग्स मैं वहाँ पर डाल दिया करूँगी। सो एनीबॉडी इज स्किपिंग या दोबारा आपको कुछ रेफर करना है तो यू कैन गो एंड चेक फ्रॉम देयर। प्लीज़ वो जो चैनल जो मैंने आपको यूट्यूब लिंक्स करके एक मैंने ग्रुप में जो भेजा था, एक्सेल भेजा हुआ है, उसमें से किसी भी एक लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आपको वो चैनल तो मिल ही जाएगा। सो यू कैन सब्सक्राइब एंड यू डोंट नीड टू देन हैव अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल दी वीडियोस वहाँ पर जो मैंने, हालांकि हर वीडियो का एक लिंक भेजा हुआ है, बट वो सभी लिंक्स को देन आपको रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत नहीं है अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे। या फिर दूसरा ऑप्शन ये रहेगा कि जो जो भी मैंने लिंक्स भेजे हैं वीडियोस के, उन सब लिंक्स को आप लाइक कर लीजिएगा, उन लिंक्स को पर्टिकुलरली, मतलब उन वीडियोस को, सो दैट वो आपकी लाइट में ऐड हो जाए और जब आप फ्यूचर में उनको रेफर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। व्हेनेवर वी आर डन विद दैट सेमेस्टर, हमारा जब वो क्लोज हो जाएगा तो आप उनको डिसलाइक, अनलाइक, व्हाटएवर जो करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, बट फॉर द टाइम बीइंग फॉर योर यूज, जब तक आपको उसका जरूरत है आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आप उसको लाइक भी प्लीज कर लीजिएगा, सो दैट यू कैन गेट। सब्सक्राइब करने का बेनिफिट एक ये होगा कि अब जो आगे आने वाली टाइम में भी मैं अपलोड करने वाली हूँ कोई भी वीडियो, तो व्हेनेवर आई विल बी डूइंग इट, आपको एक उसका नोटिफिकेशन जरूर आ जाएगा कि वो अपलोड कर दिया है मैंने, न्यू कोई भी इकोनॉमिक्स का या कोई भी लेक्चर मैंने अपलोड करा। तो आप अपने रेलेवेंट लेक्चर्स को ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि मैं और सेमेस्टर्स में दूसरे सब्जेक्ट्स भी ले रही हूँ, तो उनकी भी वीडियोस आपको मिल सकती हैं। यू कैन इग्नोर दैट। आप सिर्फ अपने जो लेक्चर है और टॉपिक है उसको इम्पोर्टेंस देके सिर्फ वही रेफर करिएगा वीडियोस, क्योंकि वहाँ पर सभी अवेलेबल है। वीडियो के नीचे मैंने नाम और सब्जेक्ट डाल दिया, तो आपके लिए इजी होगा उसको आइडेंटिफाई करना कि आपके लिए कौन सा रेलेवेंट है और कौन सा नहीं है। इसके लिए किसी को कुछ क्वेश्चन है? नो मैम। ठीक है करम, एंड एवरीबॉडी, अभिलाषा मैम वुड बी टेकिंग योर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रॉम नाउ। ठीक है, मैं आज उनको ये सब ट्रांसफर कर दूंगी जो भी डेटा है पेंडिंग एंड एवरीथिंग, एंड फ्रॉम दिस वीक इट विल बी देयर। सो थर्सडे एंड फ्राइडे हमारी क्लासेस नहीं होंगी, वी विल हैव क्लासेस ओनली ऑन मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। तो कल तक मेरी क्लास रहेगी, परसों से जो आपकी क्लासेस मैं लेती थी फॉर द अदर सब्जेक्ट विल बी टेकन बाय अभिलाषा मैम। ठीक है, कमिंग बैक टू दी पीपीटी नाउ, मॉडर्न मेथड्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अब। निखिल, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, कुछ कह रहे हो आप? दोबारा बोलिए निखिल, क्या बोल?
निखिल सॉरी बेटा, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो निखिल, आप कुछ बात कर रहे हैं, ये क्या प्रॉब्लम हो रहा है? किसी और को समझ आ रहा है निखिल क्या बोल रहे हैं, मुझे वो बता दीजिए आप। नेट में दिक्कत है मैम उसके। अच्छा निखिल, एक बार दोबारा ट्राई करिए बोलने का, अदरवाइज आप फोन पे बात कर लीजिएगा मुझसे, सभी का टाइम वेस्ट हो रहा है ऐसे। ओके निखिल, आप मेरे से फोन पर बात कर लीजिएगा अभी लेक्चर ओवर होने के बाद। ओके ठीक है, मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। मॉडर्न मेथड्स, मॉडर्न मेथड्स में तीन चीज़ें कवर्ड हैं, एनपीवी, पीआई एंड आईआरआर। अब इन सब के भी फॉर्मूले क्या हैं और क्या इस पर्टिकुलर मेथड में हम कंसिडर कर रहे हैं, क्या नहीं कंसिडर कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें अब हम एक करके डिस्कस करेंगे। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड है एनपीवी मेथड, दिस इज अ मॉडर्न टेक्निक मेथड। अभी जो पुराने हमने दोनों फॉर्मूले पढ़े हैं, पीवीपी जो ट्रेडिशनल मेथड्स थे, पीवीपी एंड ARR, इन दोनों फॉर्मूले में हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इम्पैक्ट नहीं ले रहे थे। पहले ज़माने में उतना नहीं लिया जाता था और बहुत सारी कंपनियां आज के टाइम में उन दोनों को यूज़ नहीं करती हैं, बट हमें दिखाना तो है ही कि क्या मेथड थे ट्रेडिशनल और क्या अब नए मेथड्स हैं। तो एनपीवी बिकमिंग द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट मेथड जो सबसे ज़्यादा बेस्ट समझा जाता है किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल की कैपेसिटी को जज करने के लिए, कैपिटल बजटिंग करने के लिए। यानी कि कैपिटल बजटिंग मतलब जो हमारे पास डिफरेंट प्रपोजल्स हैं इन्वेस्टमेंट्स के, उनमें से किस प्रपोजल में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन सा हमारे लिए बेस्ट है, ये पर्टिकुलर मेथड उसके लिए बेस्ट होता है, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी कंसिडर करता है, डिस्काउंटेड रेट से कैश इनफ्लोज को भी कम करता रहता है, जो कि करना चाहिए हमको। So it recognizes the impact of the time value of money. It is considered as the best method of evaluating the capital investment proposal. Next is it is widely used in practice. बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा इसी को यूज़ कर रहे हैं आज की जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर हमें ज़रूरत पड़ती है। कैश इनफ्लो टू बी रिसीव्ड एट डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम विल बी डिस्काउंटेड एट अ पर्टिकुलर डिस्काउंट रेट। अब हम एग्जैक्ट तो नहीं निकाल सकते, लेकिन एक पर्टिकुलर डिस्काउंट रेट हम फिक्स कर लेते हैं कि हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो टाइम के हिसाब से वैल्यू ऑफ मनी है ना, वो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम होती जा रही है। मतलब वैल्यू फॉर एग्जांपल आज 10 रुपये की वैल्यू अगले साल शायद 9 रुपये हो जाए, तो यानी कि उसने कितना परसेंट ऑफ द वैल्यू खत्म करा अपना, 10%। 10 रुपये पे 1 रुपया अगर कम होगी उसकी वैल्यू, यानी कि 10% डिस्काउंट रेट हम लेंगे उसमें। तो 10 हम एक अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम इन द सेंस कि हम ऐसे ही अज्यूम नहीं करते कुछ भी बिजनेस में। जो भी मार्केट रेट है हमारा या मार्केट वैल्यू का जो भी मार्केट में हम एनालिसिस करने के बाद इस पर्टिकुलर डिस्काउंट रेट को एनालाइज करते हैं कि ठीक है, हम जो हमारे इनफ्लोज आ रहे हैं उनको हम इतने डिस्काउंट रेट से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम करते हुए चलेंगे। यानी कि 10,000 अगर हमें पहले साल में हुआ है बेनिफिट, अगले साल में 10,000 हो रहा है, अगले साल में भी 10,000 हो रहा है, या 10 साल बाद भी 10,000 हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो 10,000 आज का और 10 साल बाद का तो बराबर नहीं है। तो वो कितने परसेंट ऑफ वैल्यू से कम होगा, तो हम आज में अगर कुछ 10,000 ले रहे हैं तो हम 10 इयर्स बाद उसको कितना परसेंटेज से डिस्काउंट रेट हम एज्यूम कर रहे हैं कि उसको हम कम कर देंगे एवरी ईयर, और उसका एग्जैक्ट ना लेके हम डिस्काउंट कम करके हम वैल्यू लेंगे कैश इनफ्लोज का। कैश इनफ्लोज यानी कि जो भी हमारी मतलब इनफ्लोज का मतलब यहाँ पे हुआ इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट्स जो आ रहे हैं हर साल। The present value of the cash inflows are compared with the original investment। जो हमने ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट यानी कि जो हमने इस ईयर में ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट किया, कि हम फर्स्ट टाइम में ले रहे हैं कि हमने 50,000 किया या 2,000 किया। सर्वरे प्लीज आप अपना म्यूट रखिए, मैंने आपको म्यूट कर दिया है। तो प्रेजेंट वैल्यू उससे हम जो भी कैश इनफ्लोज है उनका, तो हम प्रेजेंट वैल्यू लेते ही हैं डिस्काउंटेड रेट करके, और उसको हम कंपैरिजन करते हैं ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट से भी। तो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट जो हमने कर दिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर उसका भी डिस्काउंट हो रहा है, मतलब डिस्काउंट इन द सेंस कि उसका भी अगर रेट ऑफ
टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है वो कम हो रहा है, तो हम उसको भी इम्पैक्ट लेते हैं डिस्काउंटेड रेट से। डिफरेंस बिटवीन द टू विल बी यूज फॉर द एक्सेप्टेंस और द रिजेक्शन। अगर दो प्रोजेक्ट में हम कंपेरिजन कर रहे हैं और उसमें जो भी बेटर होगा हम वो ये हेल्पफुल करेगा हमें इस पर्टिकुलर मेथड के थ्रू कि हम इसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। दिस इज द फॉर्मूला, एनपीवी का फॉर्मूला। इसमें आप देखिए दोनों चीज़ों में हमने डिस्काउंटेड लगा दिया है। जैसे हमने एवरेज रेट ऑफ रिटर्न में दोनों जगह अपॉन जो हम वैल्यूज ले रहे थे, इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय इनफ्लोज और आउटपुट एवर, उसमें हम एवरेज लगा रहे थे, इसमें हमने डिस्काउंटेड लगा दिया है। गिव मी 1 मिनट, आई विल जस्ट क्लिक योर अटेंडेंस क्विकली। आज क्लास की स्ट्रेंथ थोड़ा अच्छा है। We are 41 people. Okay, so coming back to the formula of NPV, discounted cash inflows. Inflows वो चीज़ हो रही है जो in the form of profit हमको हर साल आ रहा है, और discounted cash outflow, outflow वो जो हमने एक बार में इन्वेस्टमेंट किया था, outflow बाहर पैसा जो गया, inflow जो आया पैसा, और हम उसके आगे डिस्काउंटेड लगा रहे हैं। का मतलब एक डिस्काउंट रेट ऑफ एक हम डिसाइड करेंगे जिसमें कि हम ये कंसिडर करेंगे कि जो भी इनफ्लोज या आउटफ्लोज आ रहे हैं इतने डिस्काउंट से हम उसका वैल्यू को कम लेने वाले हैं। ठीक है। कैश इनफ्लो मीन्स प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स। इसमें आप समझ लीजिए कैश इनफ्लो का मतलब हो रहा है कि हम इसमें डेप्रिसिएशन नहीं ले रहे हैं बेटा। इस पर्टिकुलर मेथड में कैश इनफ्लो का मतलब है कैश इनफ्लोज बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स, यानी कि टैक्स हमने डिडक्ट करना है। टैक्स तो हमने कंसिडर कर लिया कि हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे कैश इनफ्लोज में, प्रॉफिट में, लेकिन डेप्रिसिएशन को हम लेस नहीं कर रहे हैं। इसीलिए इसमें लिखा हुआ है कैश इनफ्लोज का मतलब है बिफोर, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन लेकिन आफ्टर टैक्स। ठीक है, एक चीज कंसिडर हो रही है, एक चीज नहीं हो रही है। पुराने वाले जो दो फॉर्मूलेस थे उसमें एक में दोनों ही नहीं हो रही थी और एक में दोनों हो रही थी। प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस। इसमें हम एक कंसिडर कर रहे हैं यानी कि डेप्रिसिएशन नहीं कर रहे हैं, टैक्स कंसिडर कर रहे हैं, तो आफ्टर टैक्स कर दिया हमने। आफ्टर मतलब टैक्स हमने डिडक्ट कर दिया अपने प्रॉफिट से, फिर हम उसको प्रॉफिट को ले रहे हैं इसमें जो हम वैल्यू रखेंगे फॉर्मूले में। तो अगर हमारा पर्टिकुलरली कोई भी एनपीवी जो इस फॉर्मूले में वैल्यू रखने से पॉजिटिव आता है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, प्रोजेक्ट बहुत हेल्पफुल है। अगर जीरो आता है तो भी लॉस में नहीं है, हम उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट प्रॉफिट विल बी कम, इट विल बी लेसर इन कंपैरिजन टू कि अगर वो पॉजिटिव वैल्यू देता है। और अगर कोई प्रोजेक्ट हमको नेगेटिव वैल्यू दे रहा है इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में रखने से, तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देन वी शुड नॉट बी going to accept that proposal because that proposal will be not beneficial or benefited to us and it will give us losses. कैसे क्या क्या करना है हमको इस पर्टिकुलर एनपीवी को फॉर्मूले को करने के लिए? सबसे पहले तो हमें अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट डिटरमाइन करना, जो मैंने आपको बताया कि हम एनालाइज करेंगे कि एक्चुअल में जो टाइम के हिसाब से वैल्यू कम हो रहा है पैसे का वो कितने परसेंट से हो रहा है, तो हम क्या डिस्काउंट रेट अज्यूम करने वाले हैं हमने वो डिटरमाइन करना है। अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ऐसे अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर लेना चाहिए, नहीं तो हमारा प्रॉफिट को लॉस में भी दिखा सकता है। हमने ज़्यादा डिस्काउंट रेट ले लिया और उतना वैल्यू खो नहीं रही है मनी अपना टाइम के हिसाब से, तो फिर वो हमको लॉस दिखाएगा। कंप्यूट द प्रेजेंट वैल्यू टोटल इन्वेस्टमेंट। हमने टोटल इन्वेस्टमेंट जो है उसका हमने वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू कर लिया है। प्रेजेंट वैल्यू कैसे करेंगे? अब हम जो हमारा प्रेजेंट एक्चुअल वैल्यू है उसको हम डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो के साथ जो डिस्काउंट रेट जो हमने कंसिडर करा है उसको हम डिस्काउंट रेट को उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में डाल के उसका वैल्यू निकाल लेंगे डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो। यानी कि मैंने 10 लाख रुपया लगाया अगर इन्वेस्टमेंट में एक प्रोजेक्ट में और मैंने समझा है कि डिस्काउंट रेट मेरा 2% है या 5% है,
तो वो उतना लेस करके मैंने डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो निकाल लिया। कैश आउटफ्लो मेरा वैसे तो 10 लाख हुआ, लेकिन डिस्काउंटेड कैश फ्लो कितना हुआ, जो डिस्काउंट रेट हमने अभी डिटरमाइन किया है उससे वो वैल्यू को कम करने के बाद मैंने डिस्काउंटेड कैश फ्लो अपना एक वैल्यू निकाल लिया कि 10 लाख रुपए की वैल्यू अब इस साल में कम हो गई, इतना डिस्काउंट करके ये हो गई एक्चुअल। क्योंकि हम डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो लेंगे, डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो ही लेंगे इस फॉर्मूले में, इस मेथड में। कंप्लीटली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। अब जो भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आ रही है, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब जो भी आ गई है कैश इनफ्लोज उनका टोटल करेंगे, प्लस प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए वही जो हमने डिस्काउंट रेट रखा है उसको भी हम डिस्काउंट रेट से लेस कर देंगे। प्रॉफिट रखेंगे बिफोर एंड आफ्टर टैक्स इनटू डिस्काउंट रेट। जो मैंने आपको बताया, डिस्काउंट रेट अगर 2% है तो 2 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, व्हाटएवर जो भी डिस्काउंट रेट है उस अमाउंट को लेस कर देंगे एक्चुअल से, यानी कि तभी हमारा डिस्काउंटेड रेट निकलेगा। अदरवाइज तो जो एक्चुअल है वही हमने रख लिया है। तो हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए डिस्काउंट रेट जो हमने पहला स्टेप में रखा है, ये डिटरमाइन डिस्काउंट रेट, उसको हमें अप्लाई करके इनफ्लोज और आउटफ्लोज की वैल्यूज को डिस्काउंटेड फॉर्म में ले लेना है। प्लीज अंडरस्टैंड, डिस्काउंटेड फॉर्म में ले लेना है। अब माइनस द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ इनफ्लो। इनफ्लो एंड आउटफ्लो प्लीज कंफ्यूज नहीं होना। इनफ्लो इज वेरी सिंपल, कैश इज कमिंग इनसाइड, आउटफ्लो इज इट इज गोइंग आउटसाइड। जो ये फॉर्मूले में हमें वैल्यू पुट करना है वो माइनस ही करना है। वैल्यू है ही क्या, हमें फॉर्मूला है ही क्या, दैट वी हैव टू माइनस आउटफ्लोज फ्रॉम इनफ्लोज। जो गया हुआ पैसा है उसको माइनस करना है इनफ्लोज से जो आया है, वही हमने किया। इफ एनपीवी इज नेगेटिव, रिजेक्टेड, इफ एनपीवी इज पॉजिटिव, एक्सेप्टेड। नाउ वी कैन आल्सो रैंक द प्रोजेक्ट्स एंड मैक्सिमम पॉजिटिव एनपीवी शुड बी चूजन। यानी कि अगर हमारे पास 2 प्रोजेक्ट हैं या 10 प्रोजेक्ट हैं या कुछ भी हैं, तो उसमें से जिसका भी मैक्सिमम आ रहा है वैल्यू एनपीवी का, हमें वो प्रोजेक्ट लेना है। मैक्सिमम जो हमें दे रहा है, मैक्सिमम वैल्यू जो प्रोजेक्ट दे रहा है एनपीवी, दैट प्रोजेक्ट शुड बी चोजन। इसका फॉर्मूला जो मैंने अभी एनपीवी का बताया वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, C1 C2 C3 आदि कैश इनफ्लोज, ठीक है, कि कैश इनफ्लोज कितना आ रहा है पैसा हमारे पास, एक ट्रांजैक्शन हुआ, 2 ट्रांजैक्शन हुआ, 3 ट्रांजैक्शन हुआ, डिवाइडेड बाय 1 प्लस के इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को भी एक इक्वेशन में रख के हम एनपीवी कैलकुलेट कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया। और अदरवाइज इजी फॉर्मूले से सिर्फ अगर आप रखना चाहते हैं जो इनफ्लोज माइनस आउटफ्लोज हुआ, डिस्काउंटेड इनफ्लोज माइनस डिस्काउंटेड आउटफ्लोज हुआ, उसे भी आप फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। So when we are comparing, we can again take the illustration NPV के लिए ये कि एक मशीनरी है, बी मशीनरी है या प्रोजेक्ट है, whatever प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट बी का नाम भी दे सकते हैं। डिस्काउंट रेट हम अज्यूम कर रहे हैं 10% की, मतलब जो आज वैल्यू है किसी भी फिगर की, मनी की, 10% से उसकी वैल्यू अगले साल या जो भी है कम होती जा रही है। मतलब 10% डिस्काउंट रेट हम ले रहे हैं, दोनों में ही लेंगे, आउटफ्लो में भी इनफ्लो में भी। आउटफ्लो इसमें क्या हो गया, इस फिगर इस इलस्ट्रेशन में आउटफ्लो क्या दिख रहा है, आउटफ्लो इज इन्वेस्टमेंट। 40,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करी, आउटफ्लो होगा ये पैसा 50,000 रुपया बी मशीन में है, मशीन भी हमने 50,000 की खरीदी, आउटफ्लो हुआ 50,000 रुपया। इनफ्लोज ये सारे हैं जो फिगर्स मैंने 5 इयर्स के दिए हैं कि 12,000, 25,000, 18,000, 7,000, दीज आर ऑल इनफ्लोज, ठीक है। इन वैल्यूज को जब आप इस फॉर्मूले में रख देंगे तो यू विल गेट सम फिगर। तो मशीन ए जो है हमको 10909 प्लस दिस करके डिस्काउंटेड रेट के हिसाब से माइनस 40,000 करके हम दे रहे हैं जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी, तो हमें 3059 मिल रहा है, ठीक है। इसमें हमको 3057 मिल रहा है। इसमें जो बी है, बी प्रोजेक्ट में जिसमें हमने 50,000 रुपया लगाया था, हमें इसमें ये मिल रहा है। प्लीज यू कैन कैरी योर कैलकुलेटर्स ऑल्सो, चेक कर लीजिएगा। आपको ये सब कैलकुलेशन करने के लिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए भी यू कैन रिक्वायर the calculator. The basic calculator would be allowed in your exams. Please check before you go there, before you enter the exams and everything, or you appear in the exams. So basic calculation के लिए आपको मिल जाएगा, और ये सारी calculations आप correct करें, ensure that you are carrying the normal simple वाला calculator in your exams. तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में हमें मशीन ए में मशीन बी इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, जिसमें हमें कम मिल रहा है यहाँ पे एनपीवी। मीटिंग इज अबाउट टू ओवर गाइज, कुछ सेकंड्स में ओवर होने वाली है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज मुझे बता दीजिएगा। इसमें छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे?
बेटा आ भी सकते हैं, बट जनरली आएगा यही कि कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स आप बता दो। तो ये न्यूमेरिकल्स को आपको खुद ही कोई फिगर्स इमेजिन करके डालना पड़ेगा एज एन एग्जांपल या प्रॉब्लम इलस्ट्रेशन, क्योंकि मशीन की जो ए है दैट इज नेगेटिव और बी पॉजिटिव है, इसलिए हम बी को चूज कर रहे हैं इसमें। ठीक है, मीटिंग इज अबाउट टू ओवर नाउ, सो आई विल जस्ट टेक योर क्वेरीज इफ एनी विल बी देयर इन द नेक्स्ट क्लास। बाय।